दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो वैल्यूएशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। वैल्यूएशन जो कि आपको बताता है कि इस चीज की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जब आप किसी का एक प्राइस लगाते हैं तो उसके अंदर वैल्यू कितनी है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें इन्वेस्टमेंट को लेके। जिसके चलते हम आज की वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हम आपको वैल्यूएशन करने के दो तरीके के बारे में बताएंगे। पहला एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, दूसरा रिलेटिव वैल्यूएशन। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूंगा कि दोनों तरीकों से कैसे किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन की जा सकती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। दोस्तों, इन्वेस्टिंग की बात करें तो वैल्यूएशन एक कोर आइडिया होता है जो कि आपको बताता है कि उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है, और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि उस स्टॉक को आप में को इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको उसको सेल कर देना चाहिए। तो जब भी वैल्यूएशन की बात आती है तो वैल्यूएशन कई तरीके से किए जा सकते हैं। अगर आप इसकी बहुत डेप्थ में जाएंगे तो एक बहुत लंबी वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन आज हम आपको ओवरव्यू के टर्म्स में समझाने का ट्राई करेंगे कि कौन सा वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। एक होता है प्राइस और दूसरा होता है वैल्यू। तो जब भी किसी भी स्टॉक का उसका प्राइस उसकी वैल्यू से कम होता है तो तब बोला जाता है नॉर्मली कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आप वहां पे बाइंग करते हैं। और जब कभी भी परसीव्ड प्राइस अगर उस कंपनी की वैल्यू से ऊपर होता है तो नॉर्मली बोला जाता है कि आपको वो चीज को बेच देना चाहिए, क्योंकि उसका प्राइस पहले ही ज्यादा है उसकी वैल्यू से। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट वे ऑफ वैल्यूएशन की, कि एब्सोल्यूट तरीके से कैसे वैल्यूएशन किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन की बात करें तो यहां पे फाइनेंशियल मॉडलिंग की जाती है और कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट करके उनको डिस्काउंट बैक करके कंपनी की एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन करने के लिए आपको काफी सारी फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि एक एवरीडे इन्वेस्टर के पास नहीं होती। तो यहां पे बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करके यहां पे वैल्यूएशन की जाती है और उससे एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है, जिसको आप वैल्यू के फॉर्म में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रेमाइस होता है कि आप कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं, और वहां पे कंपनी के कैश फ्लोज को नॉर्मली 7 से 10 साल तक प्रिडिक्ट किया जाता है, और उसके बाद कंपनी की एक टर्मिनल वैल्यू भी निकाली जाती है। अगर हम टर्मिनल वैल्यू की बात करें तो एक 8 या 10 साल के बाद कंपनी के एक ऐसी वैल्यू जो कि नॉर्मली कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगी। जब आप कंपनीज के कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उनके बाद सभी कैश फ्लोज को एक डिस्काउंट रेट का यूज करके उनको प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है और उससे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। और अब ये यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट का यूज किया जाता है वो डिपेंड करता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है, कितना इक्विटी है। अगर कंपनी के पास इक्विटी ज्यादा होता है, नॉर्मली डिस्काउंट रेट ज्यादा होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूं तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन का प्योरली डिपेंडेंट होता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर, और यहां पे आप बिल्कुल भी नहीं देखते कंपनी के कंपैरेबल्स के बारे में, बल्कि यहां पे कंपनी के एब्सोल्यूट बिजनेस को समझा जाता है, कंपनी के बिजनेस के डिटेल में जाया जाता है, इंडस्ट्री के ग्रोथ को देखा जाता है, जिसके बेसिस पे कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। और यहां पे कंपनी के वैल्यूएशन को किसी भी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन की एक्यूरेसी बहुत हद तक डिपेंड करती है जो पर्सन उसकी वैल्यूएशन कर रहा है उसकी नॉलेज के ऊपर, उसकी अजम्पशंस के ऊपर और उसकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि कितने अच्छे तरीके से वो अजम्पशंस ला सकता है, जिसके बेसिस पे वो कंपनी का वैल्यूएशन करता है। चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि दो तरीके होते हैं नॉर्मली जिसके बेसिस पे एब्सोल्यूट वैल्यूएशन किया जाता है। सबसे पहला डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जहां पे कंपनी का आने वाले सालों में डिविडेंड को देखा जाता है और उसको एक डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करके एक उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है। सेकंड होता है फ्री कैश फ्लो मॉडल, जहां पे कंपनी की फ्री कैश फ्लो को निकाला जाता है आने वाले 8-10 सालों के लिए, और फिर उसको डिस्काउंट बैक करके एक डिस्काउंटेड रेट से उसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला जाता है।
चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज कि यहां पे आपको कॉम्पिटिटर कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती, मेनली आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में समझना होता है। सेकंड मेजर एडवांटेज है कि जो भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो डिपेंड करता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर और कंपनी के कोर फ्यूचर बिजनेस के ऊपर। थर्ड एडवांटेज है कि यहाँ पे मेनली क्वांटिफाइबल चीजों को यूज किया जाता है कंपनी के बिजनेस को लेके, अजम्पशंस को लेके, जिसके बेसिस पे कंपनी का वैल्यू निकाला जाता है। फोर्थ, यहाँ पे सेंसिटिविटी भी किया जा सकता है कि मान लीजिए आपने 5 या 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकाल लिए जिसके बेसिस पे कंपनीज के कैश फ्लो डिपेंड करते हैं, जिसके बेसिस पे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करना चाहते हैं कि यानी कि अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में कुछ बुरा होता है, कंपनी के साथ बुरा होता है, तो कंपनी के कैश फ्लोज कैसे होंगे और उसके बेसिस पे कंपनी की वैल्यू कैसे होगी, तो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल से आप एक अच्छा सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि अगर मेजर अजम्पशन चेंज होगी तो कंपनी के प्राइसेस कैसे चेंज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कि सबसे पहले नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्सिटी। इस मॉडल को बनाने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, बहुत सारे अजम्पशंस लगते हैं और बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग की, जो कि आम इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत मुश्किल होती है। सेकेंडली दोस्तों, हमने बहुत बार बात किया फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में, डिस्काउंट रेट के बारे में। ये सब नंबर सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनको आप रियलिटी में निकालते हैं तो यहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं और अगर ये नंबर आप गलत तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका मॉडल पूरे तरीके से खराब होगा और आपको बिल्कुल गलत वैल्यू देगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में प्योरली कंपनी के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है, लेकिन अगर मैं रियलिटी में बात करूं तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और आने वाले 8-10 सालों के लिए किसी भी बिजनेस को प्रेडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन प्योरली क्वांटिफाइबल मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे कंपनी का ब्रांड और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते, और जब आप चीजों को क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे तब ये मॉडल सही से वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जहां पे चीजें क्वांटिफाइबल नहीं हो सकती वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के बाद अब हम बात करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशंस के बारे में। तो दोस्तों, रिलेटिव वैल्यूएशन जैसे कि इसके नाम में आता है रिलेटिव, यहां पे किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है इनके रिलेटिव कॉम्पिटिटर्स को देख के, यानी कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज अपना बिजनेस रन करती हैं उनके बिजनेस को लेके, कुछ ऐसे पैरामीटर्स को लेके कंपनी के वैल्यूएशन को कंपेयर किया जाता है, जिसके बेसिस पे निकाला जाता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी बाकियों के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। दोस्तों, रिलेटिव वैल्यूएशन में जो भी पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं वो नॉर्मली बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कुछ पैरामीटर्स की मैं बात करूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ईवी बाय एबिटा, ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, जिनका यूज करके एक एवरीडे इन्वेस्टर बहुत आसानी से किसी भी कंपनी का रिलेटिव वैल्यूएशन कर सकता है। दोस्तों, रिलेटिव वैल्यूएशन के अंदर आप एक कंपनी को कॉम्पिटिटर के साथ तो कंपेयर करते ही हैं, साथ में आप उसको पूरी इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करके देखते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि वो कंपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी अंडर वैल्यूड है या नहीं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 का है और कंपनी बी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 का है। तो आपको यहां पे सुन के लगेगा कि कंपनी ए अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू कंपनी बी, लेकिन जिस इंडस्ट्री में एक कंपनी ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो 5 का है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी ए कंपनी बी के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी ए इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है। तो यहां पे रिलेटिव वैल्यूएशन में आप कंपनी के साथ भी कंपेयर करेंगे और टाइम टू टाइम आप इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों, रिलेटिव वैल्यूएशन जैसे कि हमने पीई रेशियो का एग्जांपल लिया, ये आपको सिर्फ करंट सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताता है और ये आपको सीधा बता देता है कि कंपनी कैसा है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कंपनी ए और बी के बारे में, कंपनी ए का पीई रेशियो 10 था, बी का 20, तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कंपनी ए अंडर वैल्यूड है। लेकिन बहुत से लोग जब डीपर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि कंपनी बी हो सकता है कंपनी ए के कंपेरिजन में अच्छा परफॉर्म करती हो। तो यहां पे रिलेटिव वैल्यूएशन एक आपको बेसिक आइडिया दे सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको डीपर जाना चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिलेटिव वैल्यूएशन में आपको वो क्लियर पिक्चर नहीं मिलती जो आपको कंपनी का बिजनेस डिटेल में समझने के बाद मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे मैट्रिक्स की जिनका नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे यूज किया जाता है रिलेटिव वैल्यूएशन के लिए, जहां पे पहले नंबर पे आता है
प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था, नॉर्मली माना जाता है कि जिसका पीई रेशो कम है वो अच्छा होता है। सिमिलरली प्राइस टू सेल्स रेशो, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के सेल के कंपैरिजन में कंपनी का प्राइस कैसा है। मान लीजिए कि कुछ दो ऐसी कंपनीज है ऐसे सेक्टर में जो कि प्रॉफिट नहीं बनाती, तो जो कंपनीज प्रॉफिट नहीं बनाती वहां पे आप पीई रेशो का यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप पीएस रेशो का यूज करके कंपनी के प्राइस को कंपनी की सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और रिलेटिवली कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसका प्राइस उनकी सेल्स के कंपैरिजन में कम है। थर्ड नंबर पे आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि आपको बताता है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कंपनी का प्राइस कैसा है, और यहां पे भी माना जाता है कि जिसका पीबी रेशो कम होता है उसको अच्छा माना जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा। ये रेशो भी यूज किया जाता है रिलेटिव वैल्यूएशन के लिए, जो कि आपको बता सकता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, ये काफी सिंपल है यूज करने के लिए। आप और मेरे जैसे आम इन्वेस्टर्स भी जाके देख सकते हैं कि पी रेशो किसका कम है किसका ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डोमेन की नॉलेज की जरूरत नहीं होती ये एनालिसिस करने से पहले। सेकेंड नंबर पे आता है कि रिलेटिव वैल्यूएशन आपको बताता है कि मार्केट इस टाइम पे इस स्टॉक को किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्राइस का एंगल इन्वॉल्व होता है। थर्ड दोस्तों, रिलेटिव वैल्यूएशन में आप अलग अलग रेशोज यूज करके अलग अलग एंगल से कंपनीज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं रिलेटिव वैल्यूएशन के डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले दोस्तों, ये प्योरली नंबर बेस्ड होता है और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कभी भी एक रेशो को देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये रेशोज आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि कंपनी का प्राइस कैसा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए बिजनेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कंपनी का बिजनेस समझने के लिए आपको डीपर जाना पड़ेगा, कंपनीज का बिजनेस को समझना पड़ेगा, कंपनीज की वैल्यू प्रोपोजिशंस को समझना पड़ेगा, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो रिलेटिव वैल्यूएशन नंबर पर्सपेक्टिव से आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकता है, लेकिन डीपर जाने की आपको फिर से जरूरत पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों एंड में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि दोनों ही वैल्यूएशन करने के तरीके अच्छे हैं। आपको अपने पर्सपेक्टिव से देखना है कि आप कितना डीपर जा सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल बहुत डीपर समझ में आते हैं और आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन का मॉडल भी अच्छा है, और कई जगह पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यूएशन दोनों का यूज करके भी वैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कैसे किस तरीके से वैल्यूएशन करके इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा नंबर बेस्ड डिपेंडेंसी रखने से अच्छा आपको कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और हमेशा आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें ताकि आप एक अच्छे रिटर्न बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, और अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.